जोशी, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आपके भी अपने बर्ग साहब के जो पुत्र हैं उन्होंने भी कहा कि नहीं साहब कांवड़ नहीं चलने देंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी यह बात कही। क्या इससे कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा नहीं सरकार और समाज के बीच में? पहला, क्या यह स्थिति लॉ एंड ऑर्डर के लिए खराब होगी? जोशी जी। देखिए, पहला विषय तो आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ ठीक उत्तर प्रदेश में, मुझे पता नहीं आपका कौन सा चश्मा है। मैं ये देख पा रहा था कि जो अभी जो घटना घटी है हाथरस में, वो इनके लॉ एंड ऑर्डर का और इनके इंटेलिजेंस का तो फेलियर है। किसका है? उसमें कारण क्या निकल के आता है? मेरे ख्याल से अगर आप स्वस्थ चर्चा करेंगे तो यही निकलता है ना, योगी सरकार में वहां पर लॉ, इनका एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया था। इतनी बड़ी घटना तभी हो पाई, इनका जो वहां पर इंटेलिजेंस है वो फेलियर था। और सरकार, मेरे को लगता है योगी सरकार करना क्या चाहती है, निश्चित तौर पे ये लोग ध्रुवीकरण करना चाहते हैं ताकि उसका पॉलिटिकल माइलेज ले सके। इसी दिशा पे सरकार चल रही है। और हालांकि 2024 में इस जनता ने किसको जिताने का काम करा, ये संविधान मेरे हाथ में है, ये संविधान से चलेगा। माननीय योगी जी ने जो शपथ ली है ना, वो इस संविधान की शपथ ली है। उनको अपने संवैधानिक दायित्वों को याद करना पड़ेगा, जिसमें लिखा है कि वो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलेंगे और कोई भेदभावपूर्ण कार्य नहीं करेंगे। वो ये नहीं, वो इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते कि किसी धर्म विशेष के प्रतिनिधि के रूप में। वो मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं। हम तो विपक्ष में हैं, लेकिन अगर सरकार में वो है तो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी का जो रवैया है, मुख्यमंत्री जी का जो हम देख पा रहे हैं, वो निश्चित तौर पे किस धर्म विशेष को वो लोग वो टारगेट करते हैं, वो खुला है, किसी से छुपा नहीं है। उनकी सोच में दिखाई देता है। 22 के चुनाव में 403 विधायकों में एक विधायक को टिकट नहीं देते। ये निश्चित तौर पे जो सरकार है, ये संविधान की मर्यादा तार तार कर रही है। हालांकि ये देश संविधान से को मानता है। ये 2024 के भी चुनाव में हो गया, संविधान की विजय हुई, अभी उपचुनाव में भी हुई है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट में है। इनका शासन प्रशासन, इनका जो इंटेलिजेंस है वो टोटल फेलियर है। सरकार का काम होता है अपनी जो मशीनरी है उसका सदुपयोग करना। मशीनरी फेल है और जो अधिकारी है वो तो बिल्कुल डॉक्टर कौशल कांत है। कौशल कांत जी, क्या बात फिर घूम पर वही आ गई हिंदू मुसलमान वाली? कौशल कांत जी, इसमें मुझे समझ में नहीं है, इसमें हिंदू मुसलमानी वाली बात कहाँ से आ गई? बात लॉ एंड ऑर्डर की हो रही है, तो उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? समस्या क्या है? हाँ। कि जो अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं वो मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए हमेशा उनको लॉ एंड ऑर्डर में छूट देती रही हैं। वो संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक, वो उनके लिए बाद में होता है। जो आज संविधान के प्रति दिखा रहे हैं, उनके लिए संविधान तब नहीं होता था जब वो तुष्टीकरण करते थे। और उस तुष्टीकरण के चक्कर में पूरे प्रदेश का क्या हाल था ये देखा गया है। आज इस समय योगी जी के नेतृत्व में पिछले इतने सालों से देखा जा रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसी के बेसिस पे 2 बार सरकार आई है। और इसमें हिंदू मुसलमान का चश्मा लगाकर देखने का काम विपक्ष कर रहा है। मुझे तो नहीं लगता। आप ये बताइए, पहले जो भी जुलूस निकलते थे ईद, बकरीद या मुहर्रम में, उस समय कुछ ना कुछ टेंशन होता था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, सड़कें जाम होती थी। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। जिसको 20% का वोट बैंक होने की वजह से उसके ऊपर कानून अपना काम नहीं करता था, आंखें बंद कर लेता था। आज कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, हम वोट बैंक उसमें नहीं ढूंढ रहे हैं। इस वजह से ये इसको हिंदू मुसलमान का रंग दे रहे हैं। आप ये बताइए, कांवड़ यात्रा पे भी कानून व्यवस्था वैसी लगती है? नहीं। कोई भी त्योहार होता है उस पर व्यवस्था वैसे रहती है। लाउड स्पीकर जब धार्मिक संस्थानों से हटाए गए थे तो मस्जिद हो या मंदिर हो, हर जगह से हटाए गए थे। इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने का काम विपक्ष इसलिए करता है। एक छोटा सा आंसर भुवन जोशी दे दीजिए। वोट बैंक साहब, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो काम सबके लिए हो रहा है। नियम कानून अगर मुहर्रम के लिए तो नियम कानून कांवड़ के लिए भी है। आप लोग उसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देख रहे हैं वोट बैंक के लिए?
देखिए, मैं रजत भाई मैं बताना चाहता हूं, सरकार जो देश के प्रदेश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे भागना चाहती है। ये भागना चाहती है परीक्षा लीक से, ये भागना चाहती है महंगाई से, ये भागना चाहती है बेरोजगारी से, ये भागना चाहती है किसानों की दुर्दशा से, ये भागना चाहती है जो महिलाओं के उत्पीड़न के प्रश्न उठ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उससे भागना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर से भागना चाहते हैं, इनके इंटेलिजेंस के फेलियर से। सरकार पूरी तरह से फेलियर हो गई है। और क्या प्रदेश जानता नहीं है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में क्या लड़ाई चल रही है? कल देखा इनकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कि संगठन और सरकार के बीच में द्वंद्व चल रहा है। अरे अपनी कमियां छुपाने के लिए आप ऐसी चीजें लाओगे, मेन मुद्दों से लाओगे, तो क्या जनता समझती नहीं है क्या? ठीक है, आ रहा हूं, एक बार अजहरी जी के पास जा रहा हूं। अजहरी जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? आ रही। ठीक है अजहरी जी, मेरा ये कहना है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, भाईचारा बना रहे और प्रगति का काम, यही स्टेट का फोरमोस्ट सपना होता है कि सब लोग साथ रहें, आराम से रहें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और विकास। ये इश्यूज जो है ये बहुत बर्निंग इश्यूज हैं और ये खटाई पैना करने वाले हैं जो रिश्तों को खराब कर देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी कल आ सकती है और अगर आप लोग भी कन्फ्रंटेशन के मूड में रहे कि नहीं साहब ये नहीं होगा तो हम ये नहीं करने देंगे, तो ये कहां तक चलेगा और इसका अंत क्या है? कब तक ऐसी लड़ाइयां चलती रहेंगी? कादरी जी, हमारी तरफ से कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी धर्म की मार्केटिंग करती रहेगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी प्राण प्रतिष्ठा जैसे प्रोग्राम करा के अपना सर ऊंचा करती रहेगी कि हमने ये करा दिया है, जब तक भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो सदन में खड़े होकर के मुसलमानों को धमकियां देते रहेंगे कि भाई ना पांडवों ने ये मान लिया था, ये नहीं माना था, तुम नहीं मानोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें काशी दे दो, मथुरा हमें दे दो, उन्होंने 5 जगहें मांगी थी, हम तुमसे 3 जगहें मांग रहे हैं। जब तक सदन में इस तरह की बातें होती रहेंगी तब तक हम लोग ये महसूस करते रहेंगे कि ये सरकार जो है ये भेदभाव कर रही है। ये सरकार हमारे प्रति खराब है, गलत है, हमारे प्रति रवैया सरकार का बेकार है। इसलिए अब भी जितने भी हुक्मनामे आते हैं सरकार के, जैसे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि वो मस्जिदों से लाउड स्पीकर की बात आई, तो मंदिरों से भी आ रहा हूं, कौशल कांत जी आ रहा हूं। ये सिर्फ जबानी कहा गया था, जबानी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रचार में निकले थे लोकसभा के, तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? मुख्यमंत्री जी ने कहा था आप कहीं से आ रही है अजान की आवाज। ये चिल्लाहट जो है, अजान को चिल्लाहट कहा था, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया था, हमारा दिल टूटा था। लेकिन हमारी कौम को, हमारे लोगों को इतना डरा दिया है कि कोई सही बात बोलने को भी अब तैयार नहीं बेचारा। कमरों में, हुजरों में कैद हो गए लोग, क्योंकि यही योगी जी चाहते थे कि उलमा मौलाना जितने हैं वो सब कमरों में बैठ जाएं। बेचारे बैठ गए कमरों में। करो आप जुल्म कितना आप करोगे। कौशल कांत जी एक छोटा सा रिप्लाई दे रही है, उसके बाद आचार्य राज मिश्रा भी है और नूर अजहरी जी भी, उनके पास भी जाना है। कौशल कांत जी छोटा सा रिप्लाई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि मुसलमानों को डरा दिया गया है। हाँ। सच्चाई ये है कि पूरे देश में जितनी भी मस्जिदें हैं उसमें कभी सुरक्षा बल लगाया नहीं गया उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन जितने मंदिर हैं सब में पूरी बटालियन लगती है सुरक्षा देने के लिए। ये सवाल इनको नहीं समझ में आता, ठीक है, ये सोच इनको नहीं समझ में आती है। और जहां तक रही, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की बात की। प्राण प्रतिष्ठा करना क्या बुरी बात है? अगर कोई हिंदू है, कोई देश में मंदिर बन रहा है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं होनी चाहिए? ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए। जब जामा मस्जिद में नेता जा सकते हैं, जब गिरजा में जा सकते हैं, जब गुरुद्वारों में जा सकते हैं, तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने से इनको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? सच्चाई यह है कि देश को यह समझना पड़ेगा कि बहुसंख्यक हिंदुस्तान में मंदिरों के लिए आर्मी लगती है, मंदिरों के लिए पुलिस लगती है, मंदिरों की सुरक्षा होती है, जबकि चाहे मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारे हो उनके लिए कभी सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ी। यह है भाईचारा। पर आप लोगों ने भाई को केवल चारा बनाने का काम कर रखा है, ये आपकी समस्या है। आपका जो मानना है प्राण प्रतिष्ठा के ताल्लुक से, आपने ये बीच में मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप जो बोल रहे हैं वो आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं सिर्फ बोल रहा हूं ये सच्चाई है कि नहीं है। हर मंदिर में सुरक्षा की जरूरत पड़ती है और किसी मस्जिद में सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आईना आप देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं।
हमारी आवाज को बंद कर दिया गया है क्या एंकर साहब? जो उनको समझ में बिल्कुल नहीं आ बुलंद रहा। आवाज कौन सी आपकी आ रही है, बंद आप हो गई बोलते है? रहिए, बहुत आप बुलंद टीवी आवाज पर है आकर आपकी। के अपनी बात बोल रहे हैं, आप टीवी पे नेशनल मीडिया में बैठ करके अपनी बात को बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आवाज बंद कर दी गई है। ये नहीं, कोई कौन आवाज सा बंद नहीं, ठीक दोगलापन है, है? आ रहा हूं।